नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल धमाकेदार पढ़ाई में। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के हिंदी बुक का सेकंड बुक कृतिका का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई दोस्त हो जो 10th में अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और अभी एग्ज़ाम के टाइम वो परेशान है, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन तक का नहीं रहा। अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसीलिए अपने दोस्त को इस चैनल के बारे में बता दें, ताकि वह एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। इसी तरह महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करते हैं। तो मैं बता दूं, जो कृतिका है उसमें से पहले तो 5 चैप्टर थे, लेकिन अगले 2 सालों से सब 2 चैप्टर हट गए हैं। अब इसमें से सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टर का नाम मैं बता दूं। कृतिका में पहला चैप्टर का नाम है माता का आंचल। ये सेकंड चैप्टर है सना सना हाथ जोड़ी। ये थर्ड चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ। तो आज हम लोग इस तीनों चैप्टर का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है सबको सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हिंदी जो कृतिका है उसका पहला चैप्टर है माता का आंचल। तो इस चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चैप्टर में कहानी हो, कविता हो, या इंग्लिश में भी कोई हो, पोएम या फिर स्टोरी हो, तो उसका आप लोग पोइट का नाम याद कर लीजिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी चैप्टर हैं सबका लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा है कि माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है। देखिए लेखक पूछा है इसमें भी। तो आपने मैं पहले बोल दिया हूँ कि लेखक का नाम याद करिएगा, यह बहुत ही जरूरी होता है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, ऑप्शन बी है मधु कांकरिया, ऑप्शन सी है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन डी है अज्ञे। तो ऐसे आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, तो उसको पता होगा कि जो भी है माता का आंचल लेखक का नाम क्या है। तो इसका मैं आंसर बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव पूजन सहाय। इसका सही आंसर है शिव पूजन सहाय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो माता का आंचल है उसका जो लेखक का नाम शिव पूजन सहाय है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि माता का आंचल पाठ का नायक कौन है, तो जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है पूछा है इसमें। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है भोलानाथ, सेकंड ऑप्शन है मसून तिवारी, थर्ड ऑप्शन है बेजू, चौथा ऑप्शन है बाबूजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोलानाथ। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वह भोलानाथ है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि माता का आंचल पात्र में लेखक का बचपन में किससे जुड़ा अधिक था। तो इसमें पूछा अधिक जुड़ा किससे था पूछा है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है अपनी माता से, सेकंड ऑप्शन है अपने पिता से, थर्ड ऑप्शन है अपने भाई से, चौथा ऑप्शन है अपने चाचा से। तो आप लोग आंसर टीम पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा अपने पिता से। कोई जो लेखक जो है उसका सबसे ज्यादा जुड़ाव अपने पिताजी से ही था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि लेखक बचपन में अपने पिताजी से के साथ कौन कौन से खेल खेलता था। तो इसमें अब खेल पूछा है कि जो लेखक जो है वो अपने पिता के साथ कौन कौन सा खेल खेलता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कबड्डी, सेकंड ऑप्शन है क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है खो खो, फोर्थ ऑप्शन है कुश्ती। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है कबड्डी, ये अपने पापा के साथ नहीं खेलता था। सेकंड ऑप्शन है क्रिकेट, ये भी अपने पापा के साथ नहीं खेलता था। थर्ड ऑप्शन है खो खो, ये भी अपने पापा के साथ नहीं खेलता था। चौथा ऑप्शन है खो खो कुश्ती। तो इसका राइट आंसर है कुश्ती जो है लेखक अपने पिता के साथ खेलता था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे। तो लेखक जो है लेखक का कोई एक नाम था जो उसके पिता उसे पुकारा करते थे। तो ले आप लोग का भी कोई न कोई निक नेम होता होगा जो आपके माता पिता आपको रखे होंगे, उसको अच्छा लगता होगा ये बोलने में। जैसे कोई घर का छोटा है तो उसको छोटू, जो मोटा है उसको मोटू। तो उस टाइप का बहुत सारे नाम होता है। तो आप लोग का भी कोई न कोई निक नेम होगा, कमेंट करिएगा आप लोग का निक नेम क्या रखा है आपके घर वाले ने। बहुत जगह होता है दोस्त सब भी निक नेम रख देता है।
तो इसमें देखिए अब पूछा इसमें लेखक का निक नेम क्या है जो उसके पापा ने उसके लिए रखा था। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है भोलानाथ, सेकंड ऑप्शन है तारकेश्वर नाथ, थर्ड ऑप्शन है शिव पूजन, चौथा ऑप्शन है हरिनंदन। तो इसमें देखिए लेखक का जो नाम था जो उसके पापा पुकारते थे वो नाम था भोलानाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो भोलानाथ जो है वही लेखक का निकनेम था और उसके पिताजी उसे भोलानाथ ही बोलते थे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि लेखक का असल में क्या नाम था। अब इसमें उसका जो ओरिजिनल नाम है वही पूछा है कि जो लेखक का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या था। उसका मैंने बताया कि उसका निक नेम क्या था, भोलानाथ था। अब इसमें पूछा है उसका ओरिजिनल नेम क्या है। इसमें ऑप्शन ए है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी है तारकेश्वर नाथ, ऑप्शन सी है रामनाथ, ऑप्शन डी है भोलानाथ। इसमें तो भोलानाथ नहीं होगा क्योंकि उसका निक नेम भोलानाथ था और शिव पूजन शाह है वो लेखक का नाम है, यह भी नहीं था। इसमें कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तारकेश्वर नाथ। उसका जो नाम था वो तारकेश्वर नाथ था। जो भी लेखक है उसका ओरिजिनल नाम तारकेश्वर नाथ था, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि मृदंग कब बजती थी। तो जो मृदंग है वो कब बजती थी यही पूछा है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जब बूढ़ों के संग होता है, जब बूढ़ों के संग होता है। ऑप्शन बी है जब विद्वानों का संग होता है, जब लड़कों का संग होता है, जब एकांत हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा कि जब लेखक अपने दोस्तों यानी कि लड़कों के साथ होता तभी वही मृदंग बजाता था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे। तो इसमें पूछा किसके गले लग गए थे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है माता के, सेकंड ऑप्शन है भाई के, थर्ड ऑप्शन है बुआ के, फोर्थ ऑप्शन है पिता के। तो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो लेखक है जो है वह पिता से उसका अधिक जुड़ाव था, तो इसीलिए जो है वो लेखक बचपन से ही अपने माता के साथ नहीं रहता था। वह ज़्यादातर अपने पिता के साथ ही रहता था, नहाता था, खेलता था, खाता था, घूमता था, सब अपने पिता के साथ ही करता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि बाबूजी की पूजक वाली आचमनी क्या बनती थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये जो आचमनी वर्ड है इसका मतलब होता है जो हम लोग किसी भी पूजा पाठ में बैठते हैं ना, तब हमें एक हाथ में लेके बेलपत्ता या कुछ लेके स्वाहा करते हैं। तो यही जो इसमें पूछा जो स्वाहा करते वक्त उसके वो जो किस चीज से जो स्वाहा करते थे, तो उसी आचमनी का मतलब वही होता है कि वो जो सुहाग किससे करते थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है छोलनी, ऑप्शन बी है चम्मच, ऑप्शन सी है गिलास, ऑप्शन डी है कलछी। तो इसमें देखिए छोलनी से तो वह स्वाहा नहीं करते थे, तो चम्मच से भी वह नहीं करते थे, तो उसे गिलास से भी नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कलछी। ये कलछी क्या होता है। तो कलछी एक चम्मच के प्रकार का ही होता है, लेकिन इसमें जो पकड़ने वाला होता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। तो इसमें इसका भी जो है चम्मच में थोड़ा छोटा होता है लेकिन कलछी में थोड़ा लंबा होता है, और ये भी एक थोड़ा चम्मच के टाइप का ही होता है। तो इसमें देखिए 9 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी कलछी। जो लेखक के जो पिताजी थे वह पूजा में वाली अचमनी कलछी बनता था, वह कलछी से ही आचमनी करता था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन कौन सा खेल नहीं खेलते थे। इसमें देखिए ऑप्शन ए है मिठाई की दुकान सजाना, ऑप्शन बी है खेती करना, ऑप्शन सी है बारात का जुलूस निकालना, ऑप्शन डी है क्रिकेट खेलना। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मिठाई की दुकान सजाना, ये खेलते थे। ये सेकंड ऑप्शन है खेती करना, यह भी गेम खेलते थे। ऑप्शन सी है बारात का जुलूस निकालना, यह भी खेलते थे। ऑप्शन डी में क्रिकेट खेलना, ये गेम नहीं खेलते थे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो भोलानाथ था उसके साथी नहीं उसे कौन से खेल नहीं खेलते थे। तो इसमें से उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिकेट। ये जो क्रिकेट है वह नहीं खेलता था, जो भोलानाथ था वह क्रिकेट नहीं खेलता था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा कहकर किसको चिढ़ाया था। तो इसे पूछा है जो ये जो एक है लाइन कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, ये लाइन
किसी को बोल के जो लेखक है चिढ़ाता था, तो वो किसको चिढ़ाया था यही पूछा है क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है बूढ़े चूल्हे को, ऑप्शन बी है स्कूल के हेडमास्टर को, ऑप्शन सी है मसून तिवारी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए वो जो वो भोलानाथ था वह बूढ़े चूल्हे को नहीं चिढ़ाता था, ऑप्शन बी है स्कूल के हेडमास्टर को भी नहीं चिढ़ाता था। इसे देखिए ऑप्शन सी है मसून तिवारी, तो वह मसून तिवारी को चिढ़ाता था। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मसून तिवारी को। वह जो है भोलेनाथ वो मसून तिवारी को ही चिढ़ाते थे। अब क्या बोल के चिढ़ाते थे? बुढ़वा बैवान मांगे करेला के चोखा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि लड़के लड़के और पढ़ाई पीर नहीं समझते। तो इसमें खाली जगह है, इसमें भरना है आपको। जिसमें लड़के और डैश पढ़ाई पीर नहीं समझते। इसमें ऑप्शन ए है लंगूर, ऑप्शन बी है गधे, ऑप्शन सी है बंदर, ऑप्शन डी है घोड़े। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंदर। ये जो बंदर है यही खाली स्थान में यही भराएगा कि लड़के और बंदर पढ़ाई पीर नहीं समझते। यानी लड़का और जो बंदर है वो सब दोनों का हरकत सेम होता है, दोनों मस्ती मस्ती पूरा करते हैं। उसके बाद जो अंजाम क्या होगा सब कुछ समझ में नहीं है उसको। जैसे भोलानाथ था वो भी बहुत बदमाशी सा करता था, तो इसलिए उसका लक्षण को जो है बंदर से कॉम्पि कॉम्पिटिशन कराया गया है कि यहाँ जो है लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो इसका 12 नंबर का आंसर होगा सी, यानी कि बंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे। तब इसमें पूछा है कि तारकेश्वर नाथ के जो पिताजी थे वह सुबह क्या करते थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है पूजा करते थे, ऑप्शन बी है ताश खेलते थे, ऑप्शन सी है दूध पीते थे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए दूध तो नहीं पीते थे और न वह ताश खेलते थे। तो जो लेखक के पिता है वह सुबह पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो लेखक का जो पिता है वह सुबह सुबह पूजा पाठ ही करते थे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी। तो इस जो जो लेखक के माता जी हैं वो लेखक को एक तेल लगाते थे, पूरा ज्यादा मात्रा में तेल को उसके सर पे लगा देते थे, जिससे जो भोलानाथ है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। इससे वो रोने भी लगता था, सिदकने लगता था। तो इसको चुप कराने के लिए पापा उसके दोस्त पास उसे छोड़ देते थे। तो इसमें जो पूछा है वो किस चीज का तेल जो है उसके मैया उसके माथे में लगाते थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है सरसों का तेल, ऑप्शन बी है चमेली का तेल, ऑप्शन सी है बादाम का तेल, ऑप्शन डी है नारियल का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए सरसों का तेल। जो लेखक के माता जी थे वह उसके सर पे सरसों का ही तेल लगाते थे, जिससे वह परेशान होकर रोने लगता था और सिरकने लगता था, जिसे चुप कराने के लिए उसके पिताजी उन्हें दोस्तों के पास छोड़ आते थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि पाथ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया। तो ये जो कहानी है इसमें जो एक वर्ड प्रयोग हुआ है मर्दुए, तो ये किसने प्रयोग किया और किसके लिए प्रयोग किया यही पूछा है। इसमें देखिए ऑप्शन ए है लेखक ने अपने पिता के लिए, ऑप्शन बी है लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, ऑप्शन सी है लेखक की माता ने लेखक के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखक के माताजी ने लेखक के पिता के लिए ही मर्दुए शब्द का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो इसमें पूछा है कि भोलानाथ के सर में क्या था। तो ऑप्शन ए है तेज दर्द, ऑप्शन बी है छोटे छोटे बाल, ऑप्शन सी है लंबे लंबे जटाएं, ऑप्शन डी है घुंघरेले बाल। देखिए इसका आंसर बहुत ही इजी है। तो लेखक का जो सर में बहुत ही लंबी लंबी जटाएं थी, जिसके कारण ही उसके पिताजी ने उसका नाम भोलानाथ रख दिया था। ये जो जटा जो है वो भोलानाथ का ही होता है, जो एक भगवान है। तो इसीलिए जो भोलानाथ के सिर में लंबी जटाएं होने के कारण ही उसका नाम भोलानाथ पड़ गया था, जिसके पिताजी ने रखा था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे।
तो वो जो बच्चे हैं हमेशा खेलते कूदते रहते थे, तो उसमें से कभी कभी वो सब जुलूस भी निकालते थे। तो इसमें यही पूछा है कि वह किसका जुलूस निकालते थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है नारेबाजी का, ऑप्शन बी है बारात का, ऑप्शन सी है संगीत का, ऑप्शन डी है खेल का। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो बच्चे हैं वो हमेशा बारात का ही एक जुलूस निकालते थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि गुरु जी के भेजे गए लड़कों से बचकर कौन 9 2 11 हो गया। तो इसमें देखिए जो गुरु जी जो एक लड़के को भेजे थे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि गुरु जी के भेजे गए लड़कों से बचकर कौन 9 2 11 हो गया। तो ये जो गुरु है एक टीचर है। टीचर ने कुछ लड़कों को भेजा था किसी को पकड़ के लाने के लिए। लेकिन जब वो पकड़ने के लिए वो लड़के सब गए तो वो उससे बचकर भाग गया। तो इसमें पूछा है कौन किसको पकड़ने के लिए भेजा था जो बचकर भाग गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है भोलानाथ, ऑप्शन बी है बेजू, ऑप्शन सी है सही बच्चे, ऑप्शन डी है मसून तिवारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेजू। ये जो बेजू है इसको ये बच के भाग गया था, लेकिन जो भोलानाथ है यह पकड़ा गया था। क्योंकि जो मसूद तिवारी को जो बोला था उसने कि बुढ़वा बेमान मांगे करेला के चोखा, तो इससे वो शिकायत कर दिया था गुरुजी को जाकर। तो उसने बोला था उन बच्चों को पकड़ के लाने के लिए, लेकिन बेजू भाग गया था और भोलानाथ पकड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली। तो इसमें देखिए भोलानाथ को जब जब खेत में खेल रहे थे तभी उसको एक बिल मिला था। तो बिल में वो सब दोस्त सब मिलके पूरा उसमें इतना पानी दिया कि सोचा कि यह चूहा का बिल है, लेकिन उससे सांप निकल गया था। तो इससे वो डर कर वह किसी की गोद में जाकर शरण ले लिया था। तो इसमें पूछा है किसका गोद में शरण लिया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है गुरु जी, ऑप्शन बी है शिव जी, ऑप्शन सी है बाबू जी, ऑप्शन डी है मैया। तो इसमें देखिए वो गुरु जी का शरण नहीं लिया था, न ही वो अपने पिताजी ने शिव जी का भी शरण नहीं लिया था। शिव जी मतलब भगवान का भी शरण नहीं लिया था, और ना ही वो अपने पिताजी का शरण लिया था। वह लिया था किसका शरण, अपने माता जी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैया। तो जब वो अनाथ सांप देखा तो वह डरते हुए भागते हुए वह अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये आज का जो चैप्टर 1 है माता का आंचल, इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 सना सना हाथ जोड़ी का भी एमसीक्यू सब करेंगे। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन आज बचा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया। तो इसका मैंने अभी अभी आपको इसका आंसर बताया कि इसमें जो है वो सांप निकल गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में है चूहा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है बिच्छू, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सांप, तो क्या निकला था, सांप निकला था। इसका राइट आंसर यही होगा। और नेवला भी नहीं निकला था। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सांप निकल गया था। तो चलिए आज चैप्टर 1 का एमसीक्यू जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल सब सॉल्व कर लिए। चलिए दोस्तों अब चैप्टर 2 सना सना हाथ जोड़ी के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब है वो सबको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए मैंने पहले आपको बोला कि जितना भी कहानी या कविता है सबका लेखक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सब याद कर दीजिएगा। तो इसमें भी देखिए पूछा है कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है। तो इसमें भी लेखक का ही नाम पूछा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है मधु कांकरिया, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है शिव पूजन शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मधु कांकरिया। ये जो पार्ट है साना साना हाथ जोड़ी का जो रचयिता मधु कांकरिया है। मैंने आपको बताया चैप्टर 1 का जो रचयिता है वो क्या है, शिव पूजन सहाय। इसे भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है। तो इसमें जो लेखिका है वो पूछा है कि वो जो टूर पे गई थी गैंगटॉक, तो उसमें जो किन लोगों का शहर बताया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है गरीबों का, ऑप्शन बी है मेहनत कश बादशाहों का, ऑप्शन सी है नवाबों का, ऑप्शन डी है राजाओं का। इसमें देखिए पढ़े होंगे एनसीईआरटी इसमें दिया है कि जो गैंगटॉक है वह मेहनतकश बादशाहों का शहर है। क्योंकि वो जो गैंगटॉक है वह पूरा ही पूरा पहाड़ी इलाका है
और वहाँ के जो लोग हैं वो पत्थर, जो पहाड़ में जो पत्थर है उन्हें तोड़ते हैं, सड़क बनाते हैं। तो जो लोग को, और फिर पहाड़ में कहीं भी पानी लाने के लिए, स्कूल जाने में वहाँ पे पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। तो इसलिए पहाड़ चढ़ना नहाना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनत कश बादशाहों का है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियाँ देखी थी। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि वो जो लेखिका है वह किस जंगल में वो पत्ते तलाशती हुई युवतियाँ यानी कि लड़कियों को देखी थी, वह पत्ते को चुन रहे थे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा, तीसरा ऑप्शन है प्लास के जंगल, चौथा ऑप्शन है गिर के जंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पलामू। वो जो लेखिका है वह पलामू के जंगल में ही पत्ते को चुनता हुआ वो लड़कियों को देखी थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो वो जो लायुंग है जो एक पहाड़ी इलाका है, ये हिमालय पर्वत पर है। तो ये इसमें पूछा है कि जो लायुंग है वह हिमालय जो समुद्री तल से है वो कितनी ऊंची है। तो इसकी ऊंचाई पूछा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है 10,000 फीट, ऑप्शन बी है 11,000 फीट, ऑप्शन सी है 12,000 फीट, ऑप्शन डी है 14,000 फीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14,000 फीट। ये जो लायुंग लायुंग जो है एक जगह, वो समुद्री तल से 14,000 फीट ऊंचा है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि थुम युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। तो युमथांग यह भी एक पहाड़ पर ही एक घाटी है। तो इसकी क्या विशेषता है ये पूछा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है कि इस घाटी की गहराई अधिक है, ऑप्शन बी है यह घाटी फूलों से भर जाती है, ऑप्शन सी है इस घाटी में जंगल जानवर अधिक मात्रा में रहते हैं, ऑप्शन डी है इस घाटी में लोग जाने से डरते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो ये जो घाटी है यह फूलों से भर जाती है। तो ये जो घाटी है फूलों से भरा होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी। तो इसमें जो हिमपात है वो हिमालय पर्वत को हिमपात बोला है यहाँ पर। तो इसमें पूछा है कि हिमालय पर्वत का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ तक पहुंच गई थी। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है लायुंग, सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग स्टॉप, थर्ड ऑप्शन है खेडूम, चौथा ऑप्शन है भेटूला। तो इसमें देखिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, और जो लेखिका है वह लायुंग तक पहुंच गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था। तो इसमें ये जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है ये, क्योंकि ये तो हिमालय पर्वत है उसी के बारे में ये सब बताया है लेखिका ने इस कहानी में। तो इसमें क्या पूछा है, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है कप्तान प्रेमनाथ थापर, ऑप्शन बी है कप्तान राजेंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है कप्तान शेखर दत्त, ऑप्शन डी है कप्तान जे जे सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कप्तान शेखर दत्त। ये जो कप्तान शेखर दत्त है इसी ने भारतीय आर्मी की जो युमथांग है उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा कप्तान शेखर दत्त। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है। ये जो कंचनजंगा है यह एक चोटी का नाम है, पूछा है किस पर्वत का चोटी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी है कंचन पर्वत, ऑप्शन सी है सुमेरु पर्वत, ऑप्शन डी है नीलमणि पर्वत। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन जो है गलत है। ये जो कंचनजंगा है यह हिमालय पर्वत का ही एक चोटी है, क्योंकि लेखिका जो गई थी वो हिमालय पर्वत पर ही टूर पे गई थी। तो वहीं पे उसका एक चोटी का नाम है कंचनजंगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो पूरा विश्व में सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोग को कमेंट करना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि लेखिका के ड्राइवर ड्राइवर का गाइड का जो लेखिका के साथ गया था, एक ड्राइवर गया था
तो उसका क्या नाम है? तो वो जो उसके साथ ड्राइवर गया था वो ड्राइवर कम, उसमें गाइड की गुण अधिक थी, क्योंकि गाइड में जो जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सब उस ड्राइवर में था। इसलिए उसको बोला गया कि वो ड्राइवर कम गाइड अधिक है, क्योंकि उसके पास किसी भी जगह उस जगह को एक्सप्लोर करने की अधिक जानकारी थी। तो इसीलिए इसमें पूछा कि उसका क्या नाम है, जो उसके साथ गया था, एक ड्राइवर गया था, तो जो एक ड्राइवर कम और गाइड अधिक था, तो उसका नाम क्या है? इसमें देखिए, ऑप्शन ए है रामदीन, ऑप्शन बी है विक्रम थापा, ऑप्शन सी है जितेन नारगे, ऑप्शन डी है उथापा। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जितेन नारगे। जो लेखिका के साथ एक ड्राइवर गया था वो उसका नाम था जितेन नारगे, और यही उसका गाइड भी का भी काम कर रहा था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उनकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती थी? तो इसमें जो गया था हिमालय पर्वत है, वहां पर उसने बहुत जगह देखा था, बुद्धिस्ट जगह था जहाँ पर किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर वहां पे जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए पताकाएं फहराई जाती थी। तो कितनी पताकाएं फहराई जाती थी वो पूछा है। तो इसमें से ऑप्शन ए है 130, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 108। इसे 130 भी नहीं होगा, ऑप्शन बी 140 भी नहीं होगा, 150 भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 108। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो ये जो प्रकृति है, पूरा दुनिया, ये जो जल का संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? जिसमें ऑप्शन ए है सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, ऑप्शन बी है गर्मी में वह बर्फ पिघलती है, ऑप्शन सी है पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। इसमें देखिए ऑप्शन ए में क्या है, सर्दियों में पर्वत जो है बर्फ पड़ती है, ये भी राइट आंसर होगा, तो इससे भी जल की संचय होता है। ऑप्शन बी में है गर्मियों में वह बर्फ पिघल जाती है, ये भी सही है कि जल संचय होता है बर्फ पिघलने से भी। गर्मी में बर्फ पिघलते हैं और वो नदी की सहायता से बड़े बड़े नदी बनकर लोगों की प्यास भी बुझाती है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में है पहाड़ों को निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है, ये भी सही आंसर है। इसमें इनमें से सभी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। कोई जो इतना भी जो भी ऑप्शन है वो सब जल का संचय करती है प्रकृति द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? तो वही उसे पूछा कि लेखिका जब जा रहे थे अपने टूर पे, तभी उसको एक लड़की मिली थी, तो उससे उसने एक सवाल पूछा था कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने कुछ जवाब दिया था। इसमें पूछा क्या जवाब दिया था? ऑप्शन ए है हाँ मैं सिक्किमी हूँ, ऑप्शन बी है नहीं मैं बंगाली हूँ, ऑप्शन सी है मैं इंडियन हूँ, ऑप्शन डी है मैं गढ़वाली हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैं इंडियन हूँ। वो जो सिक्किमी जवाब दिया था कि वो बोली थी कि नहीं मैं इंडियन हूँ। इससे लेखिका को थोड़ा गर्व हुआ था कि अपने आप को देशभक्त कोई भी मानती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि साना साना हाथ जोड़ी पार्ट एक और डैश है। तो इसमें जो पूछा है कि वो जो साना साना हाथ जोड़ी एक कविता कहानी है, ये क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन ए है संस्मरण, ऑप्शन बी है रेखाचित्र, ऑप्शन सी है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी है ए में से कहानी, ऑप्शन डी है कहानी। तो इसमें देखिए जो लेखिका है वह यात्रा के सब आशा से गई थी हिमालय पर्वत पर यात्रा करने के लिए, और उसने पूरा हिमालय पर्वत के बारे में हर चीज को उसने कहानी में डिफाइन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यात्रा वृतांत। ये जो है साना सना हाजरी पार्ट, यह एक यात्रा वृतांत है, क्योंकि इसमें वह किसी भी जगह के बारे में ही बताया है, तो इस पर यात्रा पर भी गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि लायुंग की सुबह कैसी थी? तो ये जो लायुंग है पर हिमालय पर्वत का एक जगह है, वहाँ पे जो सुबह होती थी वो कैसी होती थी? जैसे ऑप्शन ए है बादलों से युक्त, ऑप्शन बी है शीतल कर देने वाली, ऑप्शन सी है सम्मोहन जगाने वाली, ऑप्शन डी है बेहद शांत और सुरम्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कि वहाँ का जो सुबह होती थी वह बेहद शांत और सुरम्य होती थी। वहाँ
पूरी वहाँ की जो पक्षी की आवाज आती थी, पूरा एकदम शांत माहौल था। तो इसके जो होगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो आप लोग को जीके जो पढ़े होंगे उसको पता होगा कि गैंगटॉक है किसकी राजधानी है। इसमें देखिए ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। ये जो सिक्किम एक राज्य है, इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। 16 नंबर में पूछा है कि गंगटोक का क्या अर्थ है। इसमें गंगटोक का अर्थ पूछा है क्या होता है। तो ऑप्शन ए है घाटी, ऑप्शन बी है जंगल, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है पहाड़। तो ये देखिए जो गंगटोक है वो पूरा पहाड़ी इलाका है। इस और जो गंगटोक का जो अर्थ होता है वो पहाड़ होता है, इसीलिए ये पहाड़ी इलाका होने के कारण इसका नाम गंगटोक रखा गया है। तो इसलिए आपको बहुत ही इजी इसका लॉजिक है कि जो गंगटोक है वो पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए गंगटोक का अर्थ पहाड़ी होता है। इसके पहाड़ होने के कारण ही वहां का नाम गंगटोक रखा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि कटाऊ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। यह कटाऊ अभी पहाड़ हिमालय पर्वत पर एक स्थान है, तो इसको हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए है स्वर्ग, ऑप्शन बी है जन्नत, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है वरदान। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। जो ये जो कटाओ है इसको हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ यह एक बर्फीला जगह है और यहाँ पर बर्फ भी पाया जाता है और रुई की तरह बर्फ यहाँ पे गिरता भी है, तो इसीलिए इसको हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती थी। तो इसमें ऑप्शन ए है शांति के अवसर पर, ऑप्शन बी है शोक के अवसर पर, ऑप्शन सी है युद्ध के अवसर पर, ऑप्शन डी है किसी नए कार्य की शुरुआत में। तो ये जो गंगटोक है वहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग रहते थे, तो वो लोग जो है रंगीन पताकाएं कब लगाते थे, किस अवसर पर फहराते थे, ये पूछा है। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। किसी भी नए कार्य की यदि शुभारंभ कर रहा है तो वहाँ पे रंगीन पताकाएं लगाते थे। तो चलिए ये रहा चैप्टर 2 जो था सना सना हाथ जोड़ी का लास्ट क्वेश्चन था। ये जो आज तक इन दो चैप्टर का लोग महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव सब थे वो सबको मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब आज का जो लास्ट चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, इस चैप्टर का भी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उस सबको भी सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो कृतिका बुक का जो लास्ट चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, इस चैप्टर का भी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक अपना प्रतिक्रिया दें। और अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुई हो या फिर कहीं आंसर गलत हो तो जरूर कमेंट करें। ये कमेंट करने की आपको खुली आज़ादी है। और यदि आपको कहीं भी डाउट है कि नहीं इसका आंसर ये होगा या फिर आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर गहराई से विचार करेंगे और अगले वीडियो में आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। तो इसे चलिए आज का लास्ट चैप्टर है कृतिका बुक का, इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के रचयिता कौन है। तो मैंने पहले ही बोला कि किसी भी चैप्टर का उसका जो लेखक का नाम याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मैं क्यों लिखता हूँ इसका जो लेखक का नाम है वो है अज्ञे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, इस प्रश्न लेखक से किस प्रकार का संबंध है। तो ये जो प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ इससे बताना कि लेखक का क्या संबंध था। तो वो जो है ऑप्शन ए है लेखक के शारीरिक जीवन से, ऑप्शन बी है लेखक के बाहरी जीवन से, ऑप्शन सी है लेखक के आंतरिक जीवन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेखक के आंतरिक जीवन से। ये जो प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ ये लेखक के आंतरिक जीवन से इसका संबंध था। इसको पता ही नहीं था कि मैं क्यों लिखता हूँ, उसका उत्तर क्या होगा इसे पता ही नहीं था, वो फिर भी वो लिखता था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो ये लेखक ने लिखा था हिरोशिमा पर कविता वो कहाँ बैठकर लिखी थी। तो ऑप्शन ए है कुर्सी पर, ऑप्शन बी है रेलगाड़ी पर, ऑप्शन सी है मेज पर, ऑप्शन डी है जमीन पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेलगाड़ी पर।
ये जो लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखी थी वह रेलगाड़ी पर बैठ के ही लिखी थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि एक दिन लेखक ने अचानक क्या लिखा था। तो लेखक ने क्या लिखा था पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए है हिरोशिमा पर पद, ऑप्शन बी है भारत पर कविता, ऑप्शन सी है वैज्ञानिकों पर कविता, ऑप्शन डी है हिरोशिमा पर कविता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिरोशिमा पर कविता। वो जो लेखक है उसने हिरोशिमा पर कविता लिखा था, वो कहाँ बैठ कर लिखा था, रेलगाड़ी पर। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि लेखक भी यहाँ डैश है कि जगह की रोड पार कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होता है किस जगह की रोड पार कर रही थी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, यहाँ लिख देता हूँ किस जगह की, गलत है, जगह जगह की रोड पार कर रही थी। तो इसमें ऑप्शन ए है भारत की, ऑप्शन बी है चाइना की, ऑप्शन सी है नेपाल की, ऑप्शन डी है हिरोशिमा की। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिरोशिमा की। तो जो लेखक है हिरोशिमा की रोड पार कर रहे थे, तभी उसने कविता भी लिखा था हिरोशिमा पर। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि आपको कहाँ जाने का अवसर मिला। तो ये जो लेखक को पूछा है कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला है। तो इसमें से ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। तो जो लेखक है उसको जापान जाने का ही मौका मिला था, वो जापान गया था अभी। जापान में 2 जगह बम छोड़ा था, उस जगह पर वो कविता लिखे थे हिरोशिमा पर। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा। तो लेखक जो है वो गए थे हिरोशिमा, तो वहां पे क्या देखा था यही पूछा है। तो ऑप्शन ए है डाकघर, ऑप्शन बी है होटल, ऑप्शन सी है स्कूल, ऑप्शन डी है हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉस्पिटल। वो जो लेखक हिरोशिमा गए थे तो उसने हॉस्पिटल देखा था, कैसा हॉस्पिटल की हालत है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि लेखक ने कीर्तिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई है। तो लेखक ने कुछ वहाँ के जो लोग थे उस कीर्तिकार के अनुभव लिया और उसके बारे में गहराई चीज बताई दी। तो क्या बताई थी, तो ऑप्शन ए है अनुभूति, ऑप्शन बी है संवाद, ऑप्शन सी है अल्पना, ऑप्शन डी है विवशता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुभूति। लेखक ने कीर्तिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज अनुभूति, उनकी अनुभूति ही बताया था इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि लेखक ने पत्थर पर क्या देखा था। तो वो जो लेखक जो गया था हिरोशिमा, नेपाल घूमने गया था हिरोशिमा, तो वहाँ जो पत्थर था बड़ा पत्थर, उसमें क्या देखा था। तो ऑप्शन ए है एक चित्र को, ऑप्शन बी है खून के निशान को, ऑप्शन सी आदमी की उजली छाया को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आदमी की उजली छाया को। वो जो लेखक ने देखा था वहाँ पत्थर पर उजली छाया को देखा था। ये छाया किस किस कारण हुआ था, तो किसी देश ने जो हिरोशिमा है वहाँ परमाणु बम छोड़ा था। तो आपको कमेंट करना है कि वहाँ जो उस हिरोशिमा में जो परमाणु बम छोड़ा था वो किस देश ने छोड़ा था और कब छोड़ा था। ये दोनों आप लोग आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा था। तो ये किसका उपभोक्ता समझा था ये आपको बताना है। पूछा है क्वेश्चन में कि लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता उपभोक्ता समझ बैठा था। ये ऑप्शन ए है संवाद का, ऑप्शन बी है विस्फोट का, ऑप्शन सी है विवशता का, ऑप्शन डी है अनुभूति का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विस्फोट का। हिरोशिमा में क्या होता है, एक विस्फोट होता है, परमाणु बम फोड़ा गया था। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई भी गूगल वूगल से मत निकालना। आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि लेखक क्यों लिखता है। वो लास्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा लेखक क्यों लिखता है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है बाहरी दबाव के कारण, ऑप्शन बी है भीतरी व्यवस्था के कारण, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि वो जो लेखक है वो बाहरी दबाव का को जो वो देखा कि जो हिरोशिमा में इतना घटना हुआ है, तो उसको बाहरी दबाव भी मिला, उसको देख कर लगा कि नहीं इसमें कुछ लिखना चाहिए। तो वो व्यवस्था के कारण भीतर में उसको मन में लगा नहीं उसको लिखना ही चाहिए, तब वो व्यवस्था के कारण ही लिखा था। कि वो बाहर में देखा कि नहीं सब विस्फोट हो रहा है,
आदमी ही अपने दिमाग को, टेक्नोलॉजी को लगाकर वो आदमी के ही जान को ले रहा है। तो इसलिए इसके जो भीतर में जो दिल था वो पिघल गया और उसने लिखने को ठान लिया। ठीक है, चलिए ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरह महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। जो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बेचारा परेशान है अभी कि एग्जाम में क्या लिखेंगे, क्या करेंगे एग्जाम में, तो उसको इस क्वेश्चन जो सब है एमसीक्यू सब भेज दीजिए ताकि वो एग्जाम के लिए एकदम टाइट सटीक तैयार हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।